व्हाट एम आई डूइंग? किंग हैरल्ड की शक्ल काइडो से मिल रही है। एक तो इसका भाई नाम इतना अजीब सा शैमरॉक। कट कट। सो हे यूट्यूब, दिस इज योर होस्ट योंको हर्षित और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1137 और 1138 के बारे में। द हाइप इज अनरियल। दोनों के दोनों चैप्टर भाई इतने खतरनाक थे कि मैंने सोचा यार इन दोनों को कंबाइन करके ही वीडियो बनानी चाहिए आई गेस, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। दोनों चैप्टर तो मैंने खैर पढ़ ही लिए हैं, आई होप तुम लोगों ने भी पढ़ ही लिए होंगे। और यार काफ़ी कुछ हुआ इन दोनों चैप्टर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग फिगाल एंड शैमरॉक जो कि अपने शैंक्स के भाई हैं, हार्लेटेक्स, और वो जो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा म्यूरल था। सो काफ़ी बकबक के बाद स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, कवर स्टोरी में तो यार अभी भी यामाटो की ही स्टोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि भाई यामाटो जो है द वन एंड ओनली क्यूट तामा के साथ हुज़ू के हाइड आउट पहुंच चुकी है। सो जैसा कि हम लोगों ने गेस किया था, ये हाइड आउट भाई बिल्कुल हुज़ू का ही निकला। इन्फिल्ट्रेट करके भी अभी लाइक हम लोग ज्यादा कुछ आगे बढ़े नहीं है। कुछ लेडीज वगैरह इन लोगों ने किडनैप करी थी राइट, तो वो यहाँ पे दिख रही है हुज़ू को सर्व करते हुए। और मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे कारपेंटर भाई साहब जो किडनैप हुए थे अंकल जी, तो उसका काम यार इसके हाइड आउट को रेनोवेट या फिर पूरा स्टार्टिंग से स्क्रैच से बिल्ड करने का ही काम हुआ होगा। तो हम देख सकते हैं काफी सारे रेमिनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं बीस पायरेट्स के। तो यार ये पता नहीं ये लोग क्या अपनी तिगड़म लगा रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है इनकी स्टोरी का कंक्लूजन। फटाफट से चैप्टर पे आते हैं भाई। फाइनली लूफी एंड द टीम हमारे वेस्ट कासल पे आ चुके हैं। लूफी तो भाई काफी मजे में ही है हमेशा की तरह, और बाकी सारे टीम छानबीन करते हुए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि भाई जो डोर है कासल का वो अंदर से टूटा हुआ मिला। तो भाई अंदर से कैसे टूटा हुआ हो सकता है? तुम एकदम सही गेस कर रहे हो। तो यहाँ पर लैंडिंग हुई थी गॉड नाइट्स की, उन लोगों ने दरवाजा ही तोड़ दिया। इस टूटे हुए दरवाजे को देखकर भाई लूफी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सीधा भगते हुए अंदर ही चला गया। मुझे तो सिर्फ चाबियों से मतलब है, चाबी चाहिए भाई चाबी। नामी और जोरो थोड़े से सस है, कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है, और वो आपस में बात कर रहे हैं और इवन रोड से भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या नॉर्मल है क्या। और फिर भाई कासल के अंदर का जो सीन दिखाया है लोगों ने काफी ज्यादा अमेजिंग था। इतना ज्यादा मैसिव है कि भाई इसका स्केल तुम देख सकते हो यार। लूफी इज काइंड ऑफ एक्साइटेड, बट नामी की तो आई थिंक हालत ही खराब हो गई थी देख के कि भाई कितना चलना पड़ेगा यहाँ पे। तुमको पता है भाई नामी ने अपना स्लेव किस लिए बना के रखा हुआ है रोड को। तो भाई रोड हमारे भाई साहब जोरो और नामी को हाथ पे बिठा के पूरी कासल की सैर पे निकल चुके हैं। तो लूफी रोड से पूछता भाई तेरे को पता है क्या कीज वीज का है यहाँ पे। सो उतने में हम एक रूम से निकल रहे होते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखी है, सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि ये भी क्या इंट्रूडर्स नहीं किया है क्या। तो वो सब रोड से पूछ रहे होते हैं। रोड यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जो डिस्ट्रक्शन हो रखी है, जो इनके किंग हैरल्ड थे और लोकी के बीच में एक बैटल हुई थी, उसका नतीजा है। सो क्या तुम्हें लगता है कि ये वाली बैटल दिखाएंगे ओडा सेंसे? प्लीज दिखा दो प्लीज। उस बैटल के रिमेन्स भी हमको देखने को मिले थे। यहाँ पे इतने सारे स्केलेटन्स पड़े हुए थे। एक चीज नोटिस करने वाली ये भी थी कि काफी स्केलेटन्स में ऐसा था कि हॉर्न्स निकले हुए थे। तो भाई कुछ ऐसा सीन है कि काफी सारे जायंट्स थे, उनके अंदर एंशिएंट जायंट्स का खून था। एंड एंशिएंट जायंट्स तुमको पता ही है भाई, वो थोड़े ओनी टाइप, थोड़े डिमोनिक टाइप के थे। धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते होते उन लोगों का जो ब्लड है वो कितना थिन हो गया होगा कि लाइक वो हॉर्न्स वगैरह जो ट्रेट है बेसिकली धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि लोकी के सर पे भी तो जायंट हॉर्न्स थे, क्या वो एक एंशिएंट जायंट है? देन यू आर कंप्लीटली राइट, बिकॉज जो हमारे किंग हैरल्ड थे, ही वाज आल्सो वन ऑफ द एंशिएंट जायंट्स, बट ही वाज अ वेरी पैसिव किंग। सो दैट्स व्हाई उसने भाई अपने जो हॉर्न्स थे खुद ही रिमूव कर दिए। अपने कॉज को लेके इतने ज्यादा कमिटेड थे किंग हैरल्ड। पर लूफी भाई क्या हरकतें करता रहता है ये सब। भाई हॉर्न पे चढ़ रहा है, उनको रिस्पेक्ट है कि नहीं। फाइनली किंग हैरल्ड का भी फेस रिवील कर दिया है ओडा सेंसे ने, जो कि भाई काफी ज्यादा खतरनाक थे ये दिखने में। सो एक स्ट्रॉन्ग किंग का जो ऑरा होता है, काइंड ऑफ वैसी वाइब बिल्कुल मिल रही थी मुझे उस पोर्ट्रेट से। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि उन्होंने अपने हॉर्न्स खुद ही से निकाल दिए, उसके तुम स्कार्स देख सकते हो यहाँ पे। गट्स तो काफी ज्यादा थे इनमें। इवन जोरो वाज इम्प्रेस्ड, जो कि आसान बात नहीं है भाई जोरो को इम्प्रेस करना। और क्या तुम लोगों ने ये नोटिस किया किंग हैरल्ड की शक्ल काइडो से मिल रही है? भाई मेरे उल्टे दिमाग में तो यही चल रहा है, किंग हैरल्ड देन वी हैव काइडो। तो तुम समझ रहे हो ना भाई। वैसे आई वुड से इतना सरप्राइजिंग भी नहीं होगा क्योंकि किंग हैरल्ड हैज अ हिस्ट्री। फिर रोड आगे वही कंटिन्यू करता है कि कैसे किंग हैरल्ड की डेथ जो थी वो पूरे एल्बाफ के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि भाई वो इतने ग्रेट वॉरियर रह चुके हैं और इतने ज्यादा पीस लविंग थे।
काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे लोग, शायद उनकी टाइम एंड टाइम अगेन मैं यही सेम चीजें बोले जा रहा हूँ। किंग हेरल्ड वाज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। लग तो रहे काफी जस्ट किंग रहे होंगे अपने टाइम में, तभी लोग इतना ज्यादा मिस करते हैं उनको, आई बिलीव। और यही तो लेगेसी होती है यार एक इंसान की, कि उनकी डेथ के बाद भी उनको याद रखा जाए और अच्छे चीजों की वजह से ही याद रखा जाए ऑब्वियसली। एंड देन ही वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग कि कैसे किंग हेरल्ड की डेथ जो है वो हायरुद्दीन के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी, या फिर यूं कहो कि हार्ड थी उसके लिए, बिकॉज हायरुद्दीन रियली लव्ड हिज फादर। इसकी वजह से आई थिंक वो लोकी को भी काफी ज्यादा हेट करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था हायरुद्दीन भी तो भाई लोकी का भाई ही है, तो उसको क्यों नहीं लोग प्रिंस की तरह ट्रीट करते, और अभी किन की गद्दी पे हायरुद्दीन को क्यों नहीं बिठा रखा हम लोगों ने। हायरुद्दीन का भी यार बड़ा स्पेशल केस है। टर्न्स आउट हायरुद्दीन इज इलेजिटिमेट सन, और उसकी जो मदर है उनको क्वीन का स्टेटस ही नहीं मिला कभी। तो तुम लोग सोच रहे हो यार ऐसा क्यों है। तो यार ये चैप्टर पढ़ के लाइक इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई एल्बा भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं है, और बाकी सारी कंट्रीज की तरह यहाँ पे भी काफी डिस्क्रिमिनेशंस हैं एंड अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इनका कल्चर बहुत डिफरेंट है और काफी ज्यादा ये लोग कंजर्वेटिव भी साउंड करते हैं, ऐसा मुझे लगा। किंग हेरल्ड फेल इन लव विद हायरुद्दीन्स मॉम, बट सीन ये था कि हायरुद्दीन की जो मॉम है वो किसी अदर ही जायंट आइलैंड से बिलोंग करती है, तो शी इज कंसिडर्ड टू बी एन आउटसाइडर। वैसे भी तुमको पता है यार रॉयल ब्लड लाइन्स में क्या ही चलता रहता है, वो लोग आपस में ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़, ताकि उनका जो ब्लड लाइन है प्योर रह सके। और ये सब भाई फालतू की बातें लगती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, बट तुमको पता होगा कि लाइक पहले के जमाने में यही सब चलता था। आई थिंक वही दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे ओडा सेंसेई ने। ये सब सुन के मेरे को थोड़ा तो हायरुद्दीन के लिए बुरा लगा। वैसे नामी भी काफी क्यूट लग रही है इस आउटफिट में। भाई लूफी को देख के तो मेरे को लूनी ट्यून्स की याद आ गई। उसमें वो एक होता था ना अपना स्पीडी गोंजालेस, सेम ऐसे ही भागता हुआ नजर आ रहा है ये। तो जोरो ने काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा रोड से कि भाई अगर हायरुद्दीन का ब्लड इतना ही टार्निश हो चुका है तो तू उसका क्रू का पार्ट क्यों है। जैसा कि हमेशा होता है, अ सैड बैक स्टोरी जिसके बिना वन पीस इज वेरी इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे अपने को रोड की भी बैक स्टोरी सुनने को मिलती है। रोड के साथ काफी ज्यादा बुलिंग हुई गई है बचपन में, बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ अ नर्ड, और वो सी चार्ट्स वगैरह बनाता था, जैसे कि तुम जानते हो वो नेविगेटर है अभी। दोनों की मुलाकात होते ही दोनों काफी बढ़िया फ्रेंड्स बन गए थे। और रोड ये भी एक्सप्लेन करता है कि हायरुद्दीन जो है वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उसका ड्रीम भी भाई लूफी की तरह ही है। लूफी वांट्स टू बी द किंग ऑफ ऑल पायरेट्स, एंड यहाँ पे हायरुद्दीन जस्ट वांट्स टू बी किंग ऑफ ऑल द जायंट्स, और इसी वजह से रोड उसका जो ड्रीम है वो पूरा करना चाहता है। तुमको शायद स्टार्टिंग में भी याद होगा ड्रेस रोजा में भी वो उस वजह से ही आया था। आई थिंक लोकी ने उस टाइम पे किंग हेरल्ड को मार दिया होगा, तभी शायद से हायरुद्दीन यहाँ पर लोकी से लड़ने के लिए मेरा नोमी जीतने आया था। हायरुद्दीन का जो पास था, बचपन जो भी जैसा भी था, अब काफी ज्यादा डिफरेंट है। तुमको भी पता है यार, तुम लोग भी देख ही रहे हो चैप्टर्स, सारे के सारे हायरुद्दीन को अब तो एक्नॉलेज करने लगे ही हैं। सही है यार, हायरुद्दीन बढ़िया जा रहा है भाई, तू एकदम ऐसे ही लगे रहे, और आई एम प्रीटी श्योर तू किंग जरूर बनी जाएगा। फिर उतने में लूफी भाई जाता है और उसको कुछ गार्ड्स मिल जाते हैं जो कि गॉड नाइट से लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। जो तुमको याद ही होगा यार, क्या पेल दिया था भाई गंको ने। लूफी इनसे पूछ रहा होता है कि भाई क्या सीन हो गया, कैसे मार दिया, क्या हो गया तुम लोगों को। तो ये जायंट्स लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको तो शैंक्स ने पेल दिया। गॉड नाइट्स वाला शैंक्स का जो इविल ट्विन है, ये उसको शैंक्स से कंफ्यूज कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि भाई शैंक्स ने ही मार दिया अपने को, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड लूफी भी कन्फ्रंट कर रहा होता है कि भाई शैंक्स पे कैसे इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग, शैंक्स इतना ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं कभी। सच बताऊं तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कैसे ही उन लोगों को पता होगा कि भाई शैंक्स का कोई इविल ट्विन भी हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले यहीं पे आसपास ही था, क्या पता उसी के काम हो। इनकी गलती तो बिल्कुल नहीं है। लूफी भाई काफी चिढ़ जाता है इस बात से, और लूफी स्ट्रेट अवे ही बोलता है कि भाई हो सकता है उसका कोई भाई हो, ओडा सेंसेई, लाइक क्या कर रहे हो आप ये। लूफी ये भी बोलता है कि भाई अगर उसका कोई भाई होगा भी तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी अच्छा ही होगा शैंक्स की तरह, लाइक रीजनेबल होगा। भाई लूफी यहाँ पे तू गलत है भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता भाई ऐसा कुछ है। या तो फिर ओडा सेंसेई कुछ और ही फोरशैडो कर रहे हो आप क्या सही में। गाइस तुमको क्या लगता है कैमरॉक की पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या शैंक्स की तरह होगी, जो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, और क्या अपने पापा की तरह होगी, पिगाल एंड डार्लिंग भाई जो कम समझते हैं ह्यूमंस को। सो कमेंट बिलो। काफी सही मूवमेंट था यहाँ पे कि लूफी शैंक्स को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और इवन नाम से भी लड़ रहा होता है भाई कुछ पल के लिए। तो भाई बेलमेर नाम है उसका, मेलोमेर नहीं है। लूफी भाई, लूफी इज सो बैड विद नेम्स। भाई से याद आया,
लूफी ने ये बड़ा सही पॉइंट बोला था कि शैंक्स की जो फैमिली है वो तो रॉजर पायरेट्स ही थे। बगी को भाई पता नहीं क्यों लूफी पार्ट नहीं मानता, बल्कि ऐसा है नहीं यार, वैसे बगी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शैंक्स फैमिली ओनली। दोनों के दोनों स्वॉन ब्रदर्स हैं। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो कि शैंक्स का कुछ बहुत बुरा हो तो बगी जरूर लड़ने आएगा आई वुड से। और लूफी ये सब कंप्लीट कर ही रहा था। इन द मीन टाइम स्ट्रेंज गाय अपीयर्स, जो कि आई बिलीव कॉलन के पापा होंगे, और आई थिंक कॉलन के पापा ही वही गए हैं जो एल्बाफ के शोर पे हम लोगों का स्ट्रॉ हैट्स का वेट कर रहे थे भाई। क्योंकि ओडा सेंसे चोज दिस पैनल टू इंटीग्रेट दिस पर्सन, मेरे को तो भाई यही लगता है कि ये कोई ना कोई रॉजर पायरेट का ही मेंबर रहा होगा। ये इंसान स्टार्टिंग में हमको एक कवर स्टोरी दिखाई गई थी जहाँ पे क्रोकस के साथ एक साके का जो कप है वो शेयर कर रहा था, तो आई वुड थे कि भाई काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कॉपर गवान हो तो सकता है, क्योंकि लाइक वही एक नॉन पायरेट रह गया है रिमेनिंग, जिसको अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है भाई अभी तक मेन स्टोरी में। और कॉपर गवान के सिवा और कौन ही हो सकता है। एक इसका एक तो रिजेम्बलेंस थोड़ा बहुत शिकी से भी है, इसलिए गोल्डन लाइन शिकी का भी मैं नाम लिया था। और कौन ही हो सकता है यार, खैर वो तो आगे ओडा सेंसे ही बताएंगे हमें। अब आते हैं हमारे लोकी पर। भाई इसका तो इतना ज्यादा बुरा हाल हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं भाई। लाइक लास्ट चैप्टर में तुमको याद होगा गॉड नाइट लोकी को रिक्रूट करने आए थे, जिसके आंसर में लोकी ने स्ट्रेट अवे नो बोला था, तो उस नो का इतना बुरा अंजाम होगा भाई लोकी ने भी नहीं सोचा होगा। पीटे ही जा रहा है भाई, पीटे ही जा रहा है, खूनम खून हो चुका है। चैप्टर पढ़ने के बाद ये देखने को मिला कि भाई गंको की पावर्स कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। जितना मैंने सोचा था उससे तो कई ज्यादा अमेजिंग निकली है इसकी पावर्स। तो गंको ने खा रखा है एरो एरोनोमी, और ये वाला डेविल फ्रूट इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, ये मैंने भाई सोचा ही नहीं था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अपना फैब्रिक वैब्रिक वो निकाल के कुछ एरोज बना के वो यूज कर रही है, वो पता नहीं उसका फैब्रिक फायर प्रूफ फैब्रिक ही नहीं। I was completely wrong। पता नहीं भाई, ये तो किसी चीज को भी एरो बना दे रही है और हर चीज कंट्रोल कर सकती है। कितना ज्यादा बस्टेड है भाई ये वाला डेविल फ्रूट, इतना ज्यादा वर्सेटाइल है भाई। वो कभी अपने बूट्स बना ले रही है, लॉन्ग बूट्स, देन कभी फिस्ट बना ले रही है गियर 3 की तरह, देन ईगल बना ले रही है उड़ने के लिए। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। लोकी की तो मस्त धुलाई हो रही है भाई, मस्त धुलाई हो रही है। दोनों चैप्टरों में ऐसी धुलाई हुई है भाई। अब तो भाई मैं भी चाहता हूँ भाई बेचारे को छोड़ दो भाई। गंको का फ्रूट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की मैं ट्राई करता हूँ। मुझे तो लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई। ऐसा दिख रहा है कि गंको कोई भी मैटर को एक एरो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल कर सकती है। लाइक हियर यू कैन सी कि उसने अपने शूज जो हैं वो बहुत ही बड़े काइंड ऑफ स्टिल्स की तरह बना लिए हैं, जिनसे वो लोकी को मारे चली जा रही है भाई, मारे चली जा रही है। फिर वही एरोज जो है उसका पूरी ट्रेजेक्टरी भी डिफाइन करते हैं, और वो जो ट्रेजेक्टरी है वो सिर्फ गंको ही चेंज कर सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए वो उस ट्रेजेक्टरी को ही फॉलो करेंगे। गंको का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बॉसी एंड कॉन्डिसेंडिंग दिख रहा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे कि वो बोल भी रही है, तूने ट्रेजेक्टरी देख तो ली लेकिन फिर भी तू कुछ कर नहीं पाएगा देखने के बावजूद भी। इन सबको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो होता ही है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई कैसे घुमा घुमा के धुलाई हो रही है भाई, घूम घूम के। ये पड़ रही है लात, ये पड़ रहा है मुक्के भाई, क्या चल रहा है ये। सो लोकी के जितने भी फ्रेंड्स थे सबको पिन डाउन कर चुके हैं ये लोग, और ये लास्ट में उतने सारे एरोस दिखे थे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आई एम नॉट श्योर, जैसे लूफी अपना गम गम गैटलिंग यूज करता है, क्या ये भी उसी की तरह कुछ ऐसा यूज कर सकती है जो हर डायरेक्शन से आए। ट्रेजेक्टरी दिखाना थोड़ा सा डेविल फ्रूट का एक काइंड ऑफ डाउन साइड भी है। तुम देख सकते हो कि क्या ट्रेजेक्टरी है, तो उस हिसाब से तुमको प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, राइट। बट वो ऐसा बोल रही थी कि फ्यूचर जो है वो मेरे ही हाथ में है, तो मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ उसकी क्या ट्रेजेक्टरी है, या फिर वो लैंड होगा कि नहीं होगा, वो मेरे ही हाथ में है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कैसे गंको इसको यूज करती है। यहाँ पे तो यार लोकी चेन से बंधा हुआ है, वो कुछ कर भी नहीं सकता, अवॉइड नहीं कर सकता है। आई मीन चेन से बाहर निकले तो पता चले भाई। और अगर तुम्हें गंको का कैरेक्टर रिवील अच्छा लगा था तो भाई इसके लिए तो क्या ही बोलोगे तुम लोग। मेरे तो भाई होश उड़ गए थे इसको देख के यार, कितना बढ़िया कैरेक्टर डिजाइन बनाया यार ओडा सेंसे ने यार। चुम्बेश्वरी भाई बिल्कुल लाइक इंग्लिश नोवेल की तरह दिख रहा है भाई हमारा फिगास एंड शैमरॉक, और बिल्कुल उन्हीं की तरह एक्ट भी कर रहे हैं ऑल हाई एंड माइटी। लोकी की इतनी धुलाई होने के बाद अपने को इनका गोल समझ में आया कि गॉड नाइट्स एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर लाना चाह रहे हैं किसी भी तरह से भाई, क्योंकि इन लोगों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि लोकी ने भाई एक्सेप्ट ही नहीं करी उनकी कंडीशन। इन लोगों को बैकअप बुलाना ही पड़ गया भाई, और ये बैकअप के तौर पे कौन आएगा भाई। सो अपने को और भी गॉड नाइट दिखने वाले हैं बहुत जल्द भाई। मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मजा ही आने वाला है भाई,
वन पीस में तो भाई दी हाइप इज अनरियल। लोकी तो भाई इतना धुला धुलाई करने के बीच में थोड़ी बहुत लोग बातचीत भी करते हैं, जिसमें लोकी पूछता है शैमरॉक से भाई कि तेरी शक्ल ग्रेट पायरेट रेड हेयर शैंक्स से कितनी ज्यादा क्यों मिलती है। शैमरॉक यहाँ ये बोलता है, तो इसका भाई नाम इतना अजीब सा शैमरॉक, और शैमरॉक बताता है कि जो शैंक्स है इसी का यंगर ट्विन है। कुछ टाइम के लिए वो हमारे जो आया भी था, लेकिन यार उसको नीचे का वर्ल्ड इतना ज्यादा बढ़िया लगा है, वो वापस ही चला गया। और नोटिस करने वाली बात ये थी कि भाई कैसे फिल्दी बोल रहा है ये हमारे वर्ल्ड को। भाई इसके दो चांटे पड़ेंगे ना, अभी अकल आ जाएगी कौन सा क्या फिल्दी है। वही फिल्दी मारेंगे इसको भी पकड़ के देखना। लोकी को अब दोनों भाइयों से नफरत हो गई है भाई। और यार ये शैमरॉक जो है भाई, इसकी डेविल फ्रूट तो कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक, अपने को कुछ नहीं पता चला इसकी पावर्स के बारे में। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि भाई बंदे ने स्वॉर्ड निकाली और उसका जो स्वॉर्ड है उसने डेविल फ्रूट खा रखा है। अपनी स्वॉर्ड को सरब्रस बोलता है। ये बहुत बढ़िया था ये वाला पैनल। और भाई सारे लोग जो थ्योरीज बना रहे थे कि ब्लैक बियर्ड के पास होगा सरब्रस वाला फ्रूट, क्योंकि हर जगह वो 3-3 करके सिंबल है जो भी है। ओडा सेंसे ने भाई उनकी थ्योरी तो मूद दिया। इसके स्वॉर्ड कितनी बढ़िया है यार, 4v1 आराम से कर सकते हो भाई तुम किसी के साथ। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो इसको, उसने सरब्रस को कॉल किया, ठीक है, और उसके जो 3 हेड्स थे उसको डिस्कनेक्ट किया, बाकी की जो बची कुची थी उसको फिर से स्वॉर्ड बनाया और निकल पड़ा भाई। ये क्या मस्त पावर है भाई, क्या ही मस्त पावर है। आई थिंक इट इज हाई टाइम नाउ कि ओडा सेंसे हमको ये एक्सप्लेन करो ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कैसे खा ले रहे हैं डेविल फ्रूट। क्या ये ईमू की कोई पावर है या फिर क्या है भाई ये, क्योंकि ये जो भी मैं देखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ही हो रहे हैं ये सब सीन। अच्छा नहीं, एक एक्सेप्शन थी बरोक वर्क्स वाला जो आई थिंक नंबर 4 था, कौन था वो, मोटू था, के जो रॉकेट लॉन्चर था उसने खा रखा था डॉग है ना फ्रूट। यही है लाइक कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइक अपने को कोई आइडिया नहीं है भाई। 3 सर तो निकले हैं, लेकिन क्या मस्त चीज थी कि भाई तीनों के तीनों सर में से स्वॉर्ड भी निकली है भाई, और वो तीनों के तीनों जो स्वॉर्ड है वो घुस गई जाके लोकी के अंदर। तो भाई लोकी तो क्या ही दर्द झेल रहा है भाई, लोकी ही जानता है सही में। चिल्ला रहा है, बेहोश हो रहा है, जो भी कर रहा है भाई खत्म भाई। लोकी तो सही में क्या कर दिया भाई लोकी के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 स्वॉर्ड आई है तो आई थिंक यू वुड बी थिंकिंग द सेम। इनका दुश्मन जोरो ही होना चाहिए, राइट? वो ही है यहाँ पे जो अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है। सरबरस को हम जानते हैं एज अ गार्डियन ऑफ हेल, और जोरो को भी हम जानते हैं कि ही इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड एनमा, राइट, द किंग ऑफ हेल। काफी ही बढ़िया फाइट होने वाली है ये। एंड ऑल्सो शैमरॉक होल्ड्स सर्बरस, राइट। शैंक्स जो है यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रास्ट जिसके पास है ग्रिफिन। ग्रीक माइथोलॉजी में ये दोनों एकदम पोल्स अपार्ट एंटिटी है। सो सर्बरस एज आई सेड गार्डियन ऑफ हेल, ग्रिफिन को अपन जानते हैं डिवाइन फोर्स से, मोस्टली दी होली बर्ड। अगर इन दोनों का बैटल भी होगा तो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओडा सेंसे इनका बैटल दिखाएंगे भी कि नहीं, बट आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल्सो। सो इसी बात पे लाइक कर दो भाई ये वाली वीडियो, इतना तुम कर ही सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। और अब लाइक कर ही रहे तो भाई सब्सक्राइब भी करना मत भूलना प्लीज। और पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, जो ये सर्बरस वाला डेविल फ्रूट है ये भी आई थिंक अवेकेंड है, क्योंकि तुम उसका क्लाउड से जज कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बोला था, शैमरॉक की स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आई। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा जाएंगे अपने वॉलरस स्कूल में और वहाँ भाई बच्चों को हॉस्टेज बनाएंगे। कॉल करा है बैकअप के लिए, जो कि देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई गॉड नाइट्स में से कौन आता है यहाँ पे एज अ बैकअप। अब जब गॉड नाइट्स आर ऑन द मूव तो भाई ड्रैगन कहाँ रह गया भाई? पापा ड्रैगन वेयर आर यू, कब आ रहे हो आप? ये तो भाई बोल रहे थे कि अब तो भैया हमारी मेन फाइट तो गॉड नाइट से ही है, जब वो आएंगे तब हमारा असली। तो ठीक है भाई, फिर शैमरॉक तो अपना कुत्ता छोड़ के निकल जाता है भाई फिर वॉर्डर स्कूल की तरफ। बाकी पीछे यहाँ लोकी वही अपने कुत्ते से लड़ रहा होगा, आई मीन शैमरॉक के कुत्ते से लड़ रहा होगा। लड़ तो क्या ही पाएगा, बेचारा पेट ही रहा है तब से, अब शायद हो सकता है बेहोश ही हो जाए कुछ टाइम में। और फिर सीन कट होता है यहाँ पे फ्रैंकी एंड माय फेवरेट रिप्ली। रिप्ली को तो देखने के लिए मेरे को हमेशा से ही वेट रहता है, क्या ऐसे खिलौने की तरह पकड़ रखा है फ्रैंकी को। फ्रैंकी भाई साहब हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एडम वुड के बारे में इसने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर लिया है, पर्सनली जाके एग्जामिन करने जा रहा था, तो रिप्ली आई थिंक उसको मिल गई होगी और रिप्ली ही शायद लेके जा रही होगी, मे बी आई गेस। रिप्ली यहाँ पे बोल रही होती है कि भाई अगर एडम वुड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा स्केर्सली मिलती है तो क्यों ना मैं ही ये काट पीट के, मतलब मैं भी ये धंधा स्टार्ट कर सकती हूँ ब्लैक मार्केट में, मैं भी बेच सकती हूँ इसको। फ्रैंकी तो भाई इतना सुना रहा होता है उसको कि ना अभी मैं उसीलिए इतनी खरी खोटी सुनकर आया हूँ सॉल से, क्या कर रही है भाई तू, ये सब नहीं करना, इधर अलाउड नहीं है। और रिप्ली हमको लेके जाती है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन पे,
और अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो तुमको पता होगा वो लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ इस लोकेशन पे एक फॉसिलाइज्ड ग्राफिटी है जो कि माना जाता है कि भाई वॉइड सेंचुरी के टाइम की है, और जो बच्चों वगैरह ने ड्रॉ करी थी। इसका आर्ट वर्क जो है ना भाई, तुम उसका मजाक मत उड़ाओ। ओडा सेंसे को ड्राइंग आती है बनानी, ओडा सेंसे की कोई गलती नहीं है उसमें। इट्स जस्ट दैट कि ओडा सेंसे वांट अस टू नो कि वो बच्चों ने बनाई है, लाइक इसीलिए इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो। आई मस्ट से भाई हैट्स ऑफ टू यू ओडा सेंसे, लाइक आप क्या करते हो भाई ये सब। यही सब चीज की वजह से ही वन पीस इतनी ज्यादा हाइप में चल रहा है कि ओडा सेंसे कुछ भी ऐसी कोई मतलब वन पीस लोर ड्रॉ करते हैं भाई, पैंटे ड्रॉ हो जाते हैं लोगों की यहाँ पे। रिपली रिपली भाई रिपली स्मैश। ये वाला सीन और रॉबिन वाला सीन एकदम पैरेलली चल रहा है। यहाँ पे फ्रैंकी जा रहा है म्यूरल के पास, उसी टाइम पे रॉबिन हमारी जो है हार्ले टेक्स्ट रीड कर रही है, द सेक्रेड हार्ले टेक्स्ट। और वो भाई जो सॉल ने बुक ला के दी है ना हार्ले टेक्स्ट की, वो इतनी ज्यादा पुरानी है कि तुम यहाँ देख सकते हो कि भाई कॉपर कैसे चॉपर यहाँ पे खांस रहा है प्रॉपरली। इतनी धूल मिट्टी है भाई। पीछे तुम ये देख सकते हो भाई सॉल को, वो उसी बीट पे नाच रहा है जो उसकी गियर 5 की जो हार्ट बीट होती है लूफी की। एक बार मैं हार्ले टेक्स्ट रीड कर देता हूँ जो भाई इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है, तुमको पता चलेगा कि तुमने चैप्टर पढ़ा होगा। इसकी बात हम करेंगे। कंफ्यूजिंग तो मेरे लिए भी था, बट जो मुझे समझ में आया मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इधर। पहले आई जस्ट सिंपली रीड द हार्ले टेक्स्ट, देन आई एम गोइंग टू डिड्यूस व्हाट इट मींस। पहले आते हैं हम द फर्स्ट वर्ल्ड पे, और ये कह रहा है कि द अर्थ बर्न्ड इन एंडलेस फ्लेम एंड इन द हार्ट्स ऑफ मेन बर्न्ड विद डिजायर। From whispered prayers, the sun god rose, beckoned by the enslaved who reached for the forbidden star. The god of the land was enraged. With the serpent of fire, they cast the world into ruin. Darkness fell. Death reigned. They would not meet again. सन गॉड की अपने पास 3 जनरेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज नीका एंड द सेकंड वन इज जॉय बॉय, द थर्ड वन इज लूफी, राइट। तो ये सारी रीइंकार्नेशंस हुई है। तो आई थिंक जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसमें नीका का वर्ल्ड होगा, सेकंड वाला होगा जॉय बॉय का, थर्ड वाला होगा हमारे लूफी का जो प्रोफेसी है, राइट। सो मेरे को तो ऐसा लगा लाइक फर्स्ट वर्ल्ड में हमारे अर्थ के बारे में बात हो रही है। जो हमारा अर्थ था वो एक एंडलेस इटर्नल फ्लेम से घिरा हुआ था या जल रहा था। आई थिंक इट्स अ मेटाफर। अर्थ पे एक इटर्नल फ्लेम थी जिसको हथियाने के लिए इंसानों ने काफी ज्यादा हरकंडे या जो भी हैं अपनाए, फिर हथिया भी लिया था उसको किसी तरह। फिर जिस वजह से अर्थ के गॉड्स थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए, और फिर एक सरपेंट जो है, सरपेंट ऑफ फायर, जिसको हम आई थिंक नॉर्स मिथोलॉजी में योमनगंडर के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ने मिलकर पूरी लाइक वो रैग्नारॉक की जो कहानी है वो रिपीट हुई थी, और पूरा वर्ल्ड जो है वो तबाह हो गया होगा। क्योंकि ह्यूमैनिटी ने एक ऐसी चीज करी जो बहुत ज्यादा फॉरबिडन थी। अगर तुमको थोड़ा बहुत नॉर्स मिथोलॉजी का आइडिया हो तो उसमें ऐसा ही हुआ था कि एक इटर्नल फ्लेम थी जो ह्यूमंस के हाथों में लग गई थी, और जैसे ही उनके हाथ में लगी ह्यूमैनिटी एकदम करप्ट हो गई और अर्थ या फिर पूरा वर्ल्ड जो है वो तबाही हो गया था एक तरह से। तो दैट वाज द फर्स्ट रैग्नारॉक आई वुड से। उसी टाइम पे आई थिंक स्लेवरी भी काफी रही होगी। जो स्लेव्स थे उन्होंने काफी ज्यादा वर्शिप किया, और देन द सन गॉड अपीयर्ड एंड सन गॉड ने उनकी हेल्प करी होगी, बट आई थिंक वो पूरी तरह से नहीं कर पाए होंगे। एज अ रिजल्ट जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड है वो वही तबाह हो गया होगा। पता नहीं ये वन पीस वर्ल्ड की ही बात हो रही है, क्योंकि यार इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ऐसा भी हो सकता है ये हमारे अर्थ के बारे में बात हो रही हो इनडायरेक्टली। फोरम्स में ऐसा देखा भी गया है कि ओडा सेंसे काफी हद तक जो हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं वहाँ से थीम्स हैं वो ड्रॉ करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे भी करते हैं उनको वन पीस के अंदर। दैट्स व्हाई आई लाइक वन पीस। बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड की। अ ब्रेथ स्टर्ड इन द अबिस, द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट wove their magic, nurturing its devils. While the sun lit the embers of war, those of the half crescent and full moons dreamed. Yet the ones who slew the sun defied themselves, evoking wrath of the sea god. They would not meet again. सेकेंड वर्ल्ड की अगर हम देखा जाए तो थोड़ी बहुत चीज़ें काफ़ी क्लियर दिख रही हैं। जैसे आई थिंक ये वॉइड सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे। वॉइड सेंचुरी के टाइम में डेविल फ्रूट्स का काफ़ी रोल रहा होगा। जो फॉरेस्ट ऑफ गॉड है आई थिंक उन्होंने ही कोई डेविल फ्रूट ट्री बनाया होगा जिसमें डेविल फ्रूट्स लगते होंगे, और उनको खाने के बाद डेविल फ्रूट यूजर जो भी हैं उन्होंने जो वॉर है वो वेज करी होंगी। उन्हीं 2 साइड में से एक साइड जॉय बॉय की थी और एक साइड ईमू की थी, जो तुमको याद होगा।
जॉय बॉय का यार ये सीन था कि जो बाकी सारी जो पार्टीज थी उन्होंने जॉय बॉय को धोखा दिया, ऐसा लग रहा है इसमें, जिस वजह से वो हार भी गया और जो सी गॉड था ये देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और इसी वजह से इसने आई थिंक पूरा वर्ल्ड ड्राउन कर दिया होगा। इसकी वजह से ही हम कह सकते हैं जो वर्ल्ड है वो दूसरी बार पूरा का पूरा तबाह हो गया, क्योंकि वाटर लेवल इतना ज्यादा राइज हो गया, जैसा वेगापंक ने भी कोट किया था कि आई थिंक द वाटर लेवल्स आर राइजिंग अगेन। अगर इस थ्योरी के साथ में जाता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो वाटर लेवल कंट्रोल करने की जो पावर है वो ईमू के पास तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो यार कब का काफी सारे जो किंगडम्स है ड्राउन हो चुके होते हैं अभी तक। क्यों वेट कर रहा है ईमू फिर यहाँ से, तो ऐसा ही लग रहा है। और यार ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये दे वुड नॉट मीट अगेन, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड में भी हमने सुना, सेकंड वर्ल्ड में भी अगेन हमने ये सुना है। तो ये देख किसके बारे में बात हो रही है, सन गॉड या फिर जो एंटेगनिस्ट है उनके बारे में बात हो रही है, तो आई एम नॉट श्योर, ये तो देख के ही पता चलेगा भाई। फिर आते हैं थर्ड वर्ल्ड में, जो फिर भी काफी हद तक क्लियर था। अनलाइक द फर्स्ट टू वर्ल्ड्स, इस वाले में प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में बोला जा रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रोफेसी ओनली। मैं पढ़ता हूँ इसको। Chaos reigns, the world drifts in a void, yet time does not erase the memory of the promised day. Its shadow looms as the voice of the half moon echoes through the ages, and once more the sun god shall rise, laughing, dancing, guiding the world to its final act. The sun is reborn, a new dawn will break, surely this time they will meet again. यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोटिस करने वाली बात थी कि अनलाइक द फर्स्ट टू वर्ल्ड्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दे विल मीट अगेन। तो दे विल मीट अगेन कौन है वो दो लोग या फिर कौन है वो लोग जिनकी यहाँ बात हो रही है? सन गॉड है और ईमू है, इनकी बात हो रही है या फिर कोई और, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। बाकी ये थोड़ा बहुत फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे वॉइड क्रिएट हो गया है तो वॉइड सेंचुरी की बात हो रही है आई गेस। एंड धीरे धीरे जैसे टाइम के साथ काफी सबकी मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्रोफेसी है वो कंप्लीट होने वाली है। एंड जो हाफ मून की यहाँ पे बात हो रही है आई गेस, वो डी क्लैन की लोगों की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम मून को हाफ करते हैं तो इट अपीयर्स एज अ डी। और ये मैंने शायद पिछले वाले में भी मिस कर दिया था, सेकंड वर्ल्ड में थी, तो उसमें भी हाफ मून है फुल मून की बात हो रही थी। तो फुल मून और हाफ मून आई थिंक वो लोग होंगे जो अलग अलग सन गॉड को मे बी मानते हो, आई बिलीव। डी क्लैन इज द वन जो आई थिंक स्माइल से भी सिग्निफाई होता है, जो हमारा असली सन गॉड जो लाफ्टर स्लेव्स को बचाने वाला जो सन गॉड है उससे रिलेट करते हैं ये लोग, डी क्लैन वाले। तो ये यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि कैसे सन गॉड जो है वो पूरे वर्ल्ड को एक फाइनल एक्ट की तरफ लेके जाएगा, जैसे काफी लोगों ने थ्योराइज कर रखा है कि लूफी कैसे पूरी रेड लाइन डिस्ट्रॉय करेगा, ताकि जो पूरा इनका वर्ल्ड है वो पूरा एक पूरा वन पीस बन पाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसको मिला के ऑल ब्लू बनेगा, जो सांजी का ड्रीम है। तुम कह रहे हैं कि द सन इज रीबॉर्न, तो आई थिंक इससे तो यही होगा कि लाइक जो सन गॉड है वो दोबारा से अपीयर होगा, री इनकारनेट होगा, जो आई थिंक हो चुका है लूफी की फॉर्म में। और लूफी एक नया डॉन लेकर आएगा, जो ऑब्वियसली होने वाला है आफ्टर हिल विन द फाइनल वॉर विद ईमू सामा, राइट? यहाँ पे इसी की बात हो रही है आई गेस। और फिर आते हैं हम लोग अपने फाइनल पैनल पे, जो इतना नेक्स्ट लेवल ओडा सेंसे ने बनाया है। भाई क्या बोले भाई, इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है कि लेफ्ट टू राइट पढ़ना है? भाई मैं तो पहले बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया था, बट तुम लोगों ने भी देखा होगा शायद, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो आई थिंक ये दो वर्ल्ड की ही स्टोरी है मोस्ट प्रोबेबली। थर्ड वर्ल्ड तो अभी तक हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। जो लेफ्ट वाली साइड है वो आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड को डिनोट कर रही है, एंड जो राइट वन वाला है वो सेकंड वर्ल्ड को डिनोट कर रही है। थोड़ा घुस के देखते हैं इसके अंदर, मुझे क्या समझ में आया मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि भाई कंफ्यूजिंग तो था ये काफी। तो सेंटर में हम देख सकते हैं इग्ड्रिसिल ट्री को, और उसके जस्ट ऊपर अपने को एक ड्रैगन लाइक एंटिटी दिख रही है, या फिर कोई भी एक डीमन काइंड ऑफ एंटिटी दिख रही है। ड्रैगन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वन पीस में ड्रैगन इतनी बार यूज हो रखा है, एंड सेलेस्टियल ड्रैगन, भाई सेलेस्टियल ड्रैगन, वाई ड्रैगन? पास्ट में ड्रैगन्स होते होंगे जिनको गॉड्स माना जाता होगा, इस वजह से आई थिंक जो डीमन डेविल है वो ड्रैगन हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और वो फायर बॉल भी थ्रो कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं एक सरपेंट है जिसके ऊपर एक और सा डिजाइन बना हुआ है, रोड जैसा कुछ दिख रहा है। क्या इसको मैं रेड लाइन से कंपेयर कर सकता हूँ या फिर आई एम नॉट श्योर, बट एक सरपेंट है जो आई थिंक हो सकता है कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो यौमन गंडर भी हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड तबाह हुआ। तो आई थिंक जो ड्रैगन है और जो सर्पेंट है वो आपस में लड़ रहे हैं। देन वी हैव अ लॉट ऑफ स्काई स्क्रैपर्स एकदम बॉटम राइट में, लेफ्ट राइट उल्टे बोल दिया क्या मैंने?
एकदम बॉटम राइट में हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ स्काई स्क्रैपर्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है ये हमारी जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है उसको दिखा रहे हो, जो हमारा एंशिएंट किंगडम था काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस किंगडम माना जाता है, जो कि कुछ लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे और किसी तरह एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जो इस पूरे किंगडम सॉर्ट ऑफ को कंट्रोल कर रही है या फिर रन करने में काम आ रही है। इतना अच्छा किंगडम नहीं होगा ये, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें खराब होंगी। जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये लोग स्लेव्स हैं जो कि ऐसे लगे पड़े काम कर रहे हैं, और कुछ लिफ्ट टाइप सेंटर में इन लोगों ने कोई एक बना रखी है जो लाइक ऊपर नीचे ट्रैवल कर रही है। आई थिंक या तो ये सिग्निफाई कर रहा हो कि लाइक जो बंदे हैं वो ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर आ सकते हैं, या तो फिर दिखा रहा है कि कैसे उनकी जो सोल है इंसानों की वो नीचे हेल की तरफ जा रही है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो कैसे उनकी जो सोल है वो ऐसे ही राइज अप करके जो ऊपर जाके एक ड्रीम बन रहा है, काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो एक काइंड ऑफ एक ड्रीम का फॉर्म ले रही है, बड़ा बड़ा धीरे धीरे हो रही है। कुछ तो एनर्जी वगैरह ये लोग दे रहे हैं जो उसको एंशिएंट किंगडम को फ्यूल करने के काम आ रही है। फिर एक शिप हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है जो बिल्कुल आर्क मैक्सिम से रिजेंबल करती है, जो एनएल ने बनाई थी स्काइपिया के टाइम पे। काफी सारे लोग तो इसको एंशिएंट वेपन में से एक भी मान रहे हैं, जैसे यूरेनस इसको बोला जा रहा है क्योंकि एक शिप है जो उड़ रही है। अभी तक अपने को यूरेनस जो है वो नहीं दिखा है, बट आई बिलीव कि उसी को यूज करके लुलूशिया खत्म हुआ था। कुछ तो था जो ऊपर उड़ रहा था, जस्ट लाइक दैट। हो सकता है ये भी वही हो। फिर यहाँ पे हमें एक किंग जैसी कोई एंटिटी दिखती है जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है, और इस पूरे प्लेटफॉर्म का अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो ये काइंड ऑफ लाइक एन एलिफेंट का शेप ले रही है। तो हो सकता है जो जुनीशा को भी पोर्ट्रे कर रहा हो। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर जितने भी हम जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं वो उनको काउंट करें तो 1 बाय 1 करके ये सब एक 19 किंग्स प्लस 1 एक इमू जो है उसको मिला के 20 किंगडम्स के जो किंग्स थे वो बनते हैं, जो हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स बन चुके हैं। एक दिखा रहे हैं कि कैसे ऊपर लेवल के प्लेटफॉर्म पे या फिर एल्बाफ पे आने की ये लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक एल्बाफ का जो टॉप लेवल जो होगा उसको डिवाइन रेल्म माना जाता है। आई थिंक तो जो पुराने ओल्ड गॉड्स रहे होंगे वो वहीं पे रूल करते होंगे। उसी की तरह उन लोगों ने रेड लाइन के ऊपर अपना डेरा बना रखा है, क्योंकि ये लोग एल्बाफ को तो कॉन्कर कर नहीं पाए। देन यहाँ पे हम सेंटर में देख सकते हैं कि फ्रैंकी खड़ा है। कुछ चीजें लाइक फ्रैंकी की वजह से भी आई थिंक मिस हो रही है, क्योंकि अपने को दिख रहा है यहाँ पे एक लाइटनिंग ऊपर से आ रही है जो एकदम फ्रैंकी के आगे जाके फिनिश हो रही है। तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीजें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क रह रहा हो जो अपने को बाद में जाके दिखे जब फ्रैंकी वहां से हटे, राइट। तो ओडा सेंसे कुछ ना कुछ शायद हो सकता है छुपा रहे हो इसमें। एंड वो जुनीशा वाली जो फिगर है उसके अंदर देख सकते हैं एक नोआ जैसी कोई आर्क दिख रही है, जहाँ पे हमको और एनिमल्स वगैरह भी दिख रहे हैं। वी हैव एन एंजल एज वेल। एंजल्स आई थिंक उनको पोर्ट्रे कर रहा होगा जो हमारे स्काइपियंस हैं। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि सबसे ऊपर एक अपने को सर्कल दिख रहा है, काफी ज्यादा मून से रिजेंबल करता है। अपने को बहुत पहले ओहारा पे दिखाया था, वन पीस के पूरे वर्ल्ड का डायग्राम था, उसका एक मून होता है। आई थिंक बहुत हद तक ये उससे रिजेंबल कर रहा है। हो सकता है वही मून हो और उसी की बात हो रही हो वहाँ पे। फिर राइट साइड पे अगर हम जाए तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि एक वॉर जैसा कुछ दिख रहा है, कोई एक डेविल दिख रहा है जो आई थिंक हो सकता है इमूसामा हो। सेंटर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सन गॉड नीका, जो हो सकता है जॉय बॉय हो। काफी सारे अलग अलग रेसेस के लोग हैं यहाँ पे, जैसे एक जायंट दिख रहा है अपने को, एंशिएंट जायंट जिसके पास हॉर्न्स हैं, जो कि ऑब्वियसली बाकी सबसे बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर उसी के साथ अपने को जायंट रोबोट दिख रहा है जो आई थिंक एमेट जैसा कुछ है या उसकी रेस का कोई होगा। फिर उसके बाद फिशमैन प्रिंसेस भी दिख रही है यहाँ पे, तो हो सकता है ये पोसाइडन हो। उसी के बगल में जस्ट एक छोटा सा फिगर है जो आई थिंक टोंटाटा ट्राइब जो है उनको रिजेंबल करता है। एक वेल भी है काफी बड़ी सी, लुनारियन भी है भाई यहाँ पे एक अपने पास। तो आई थिंक जो लुनारियंस थे वो भी जॉय बॉय के साथ मिल के लड़े हैं इसमें। फिर यहाँ पे और भी कुछ लोग थे, जैसे मिंक्स भी दिख रहे हैं हमको, नॉर्मल आलाबस्ता के लोग। आलाबस्ता के लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो इनका फ्लैग है उसका सिंबल एकदम एग्जैक्ट आलाबस्ता के जो फ्लैग है उनसे रिजेंबल करता है। फिर और बाकी जो है हमारे डिफरेंट पायरेट्स हैं। ये आई थिंक पूरी की पूरी जॉय बॉय की टीम होगी। और बिल्कुल राइट साइड पे हम देखें तो उसके नीचे कुछ लोग दिख रहे हैं जो आई थिंक हो सकता है 20 फैमिलीज हो जो अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स बन के बैठी हैं। फिर कुछ चीजें थी जो यहाँ पे मुझे नहीं भी समझ में आई है, जैसे यहाँ पे कुछ रेन ड्रॉप्स थी, या तो लाइक कुछ लोग तो रेन ड्रॉप्स बोल रहे हैं जो पता नहीं किसकी रेन की बात हो रही है। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कोई एस्ट्रॉइड्स वगैरह गिर रहे हैं, बट
आई एम नॉट श्योर कि क्या है ये सब। तो पूरा का पूरा यही है, सेंटर में फ्रैंकी खड़ा है एंड लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों साइड पे यहाँ पे हम लोग 2 एंशिएंट वेपन्स तो देख चुके हैं अगर मैं ऐसा देखूं तो ओडा सेंसे ने फ्रैंकी को बीच में रखना ही क्यों चूज किया? सो इसका ये रीजन ये भी हो सकता है कि यार जो फ्रैंकी है हो सकता है अपने आप को ही प्लूटॉन बना रहा हो, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस है फोरम्स में। फ्रैंकी ने प्लूटॉन के ब्लूप्रिंट्स जला दिए थे, लेकिन जलाने से पहले जरूर पढ़ तो लिए ही होंगे। एंड फ्रैंकी इज ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट शिपराइट। और ऐसा बोलना गलत नहीं होगा बिकॉज ओडा आई थिंक ये पहले ही फोरशैडो कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैंकी का पोस्टर है उसमें भाई जो एग्जैक्ट फ्रैंकी है ही नहीं, वहाँ पे सनी है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्रैंकी इवेंचुअली जाके कुछ ऐसा बने, प्लूटॉन में कन्वर्ट हो जाए या कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है जो एमेट है एमेट जैसा बन जाए फ्रैंकी। और यहाँ पे वानो कंट्री के भी कुछ लोग दिख रहे हैं। सॉरी मैं बताना भूल गया था, क्योंकि यार इतना कुछ है यार, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाऊंगा ऑब्वियसली, राइट। ये जो म्यूरल था काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग तो था ही और काफी डिटेल्ड भी था। भाई ओडा सेंसे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी इसको बनाने में, और क्या क्या इसके अंदर अपने को डाल रखा होगा जो हमको बहुत बाद में आगे जाके पता चलने वाला है। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। भाई फाइनली ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, भर रखे थे भाई, भर रखे थे हाइप से। चैप्टर तो यहीं पे खत्म होते हैं, लेकिन हाइप तो इसकी भाई नहीं खत्म होने वाली है। तुम लोग यार जरूर बताना कि तुम लोग क्या समझ में आया है पूरे म्यूरल और जो पोएम्स थी उनसे क्या कितना तुमको समझ में आया। लाइक मुझे जितना समझ में आया मैंने तो बता दिया, बट इट वाज रियली कंफ्यूजिंग। और ऐसी खतरनाक वीडियोस आती रहेंगी। बाकी तो यार वही है यार, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी तुम्हारे को समझ में आ रहा है भाई नीचे कमेंट करके लिख दो। और यही सब चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं वीडियोस बनाने के लिए। बाकी वन पीस तो भाई खतरनाक चल ही रहा है, लेकिन इट्स नॉट माई फुल टाइम जॉब। मैं अपनी जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ ये भी एज एन हॉबी कर रहा हूँ अभी के लिए। तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी काफी ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे, लाइक इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम अगेन सेइंग दैट। टिल देन कीप सेलिंग with the straw hats. This is your host Yonko Harshit signing off. Sayonara. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place